हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 5th ऑफ नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ओके, तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है क्योंकि आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आज की न्यूज़ से आपको डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में किसी न किसी सेट में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बात करनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। 2025 में हमारे जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसमें कौन चीफ गेस्ट हो सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें यहाँ पे देखना है कि कोलिन डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया है। तो ऐसी कई सारी न्यूज है विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5th ऑफ नवंबर को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप जब 2004 की अगर हम बात करें तो आप लोग काफ़ी यंग रहे होंगे या बहुत छोटे रहे होंगे। तो एक इंडोनेशिया में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी जिसका इम्पैक्ट इंडिया में भी था, इंडिया के कोस्टल एरिया में भी था। तो 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं उस सुनामी को आए हुए। तो सुनामी के लिए हमें किस तरीके से रेडी रहना है, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को पास किया था। और इसलिए आज के दिन हम वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाते हैं। ठीक है, तो हर साल 5th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिससे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दिलाई जा सके अबाउट द डेंजरस इफेक्ट ऑफ सुनामी और किस तरीके से सुनामी के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को पास किया था और डिक्लेयर किया था कि हर साल 5th ऑफ नवंबर को हम वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाएंगे। अच्छा, थीम क्या है? तो थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विद द लेसन ऑफ 2004 इंडियन ओशियन सुनामी। 2004 की जो इंडियन ओशियन सुनामी है उसी से रिलेटेड आपको ये थीम देखने को मिलने वाली है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आज का इंपॉर्टेंट डे। चलिए अब बात करेंगे आज का टॉप न्यूज। तो आज की जो टॉप न्यूज है वो ये है कि अभी ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो एनुअल मीटिंग होती है वो चल रही है। और वहां पर डिसाइड किया गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वापस से प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है टिल 2026। क्योंकि आप सभी को यह भी पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन इंडिया और फ्रांस की गवर्नमेंट ने साथ में किया था। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन होता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलता है। तो इंडिया को यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड फ्रांस को को चेयर बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का टिल 2026। मतलब 2 सालों के लिए 2024 से 2026 तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट कौन रहेगा? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे 7th सेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का अभी चल रहा है भारत मंडपम में 3rd ऑफ नवंबर से 6th ऑफ नवंबर के बीच में, जिसमें 29 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सोलर एनर्जी और अपकमिंग हमारे क्या गोल्स हैं एंड इनिशिएटिव हैं। अब इस समिट में एक और फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है? आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा अजय माथुर का। अजय माथुर जी प्रेजेंटली आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल इंडिया में। अब इनको रिप्लेस कौन करने वाला है? आशीष खन्ना। तो आशीष खन्ना जो हैं वो नए डायरेक्टर जनरल होंगे जो कि अजय माथुर को रिप्लेस करेंगे। कब से? मार्च 2025 से। तो आशीष खन्ना का नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है क्योंकि अजय माथुर जी का नाम ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ और फैसले लिए गए हैं। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, ये अगर हम बात करें ग्लोब के बारे में तो ये आपकी भूमध्य रेखा होती है, मतलब इक्वेटर। 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो आपको क्या मिलती है? कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलर अगर आप 23.5 डिग्री साउथ में जाते हैं तो आपको मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब मकर रेखा। तो यहाँ पर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर लगभग 121 मतलब 121 कंट्रीज आती हैं और इनका ही ग्रुप आपको देखने को मिलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब यहाँ पे इतने सारे देश हैं, बहुत सारे देशों ने इसे रेटिफाई कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। तो ऑब्वियसली बात है हमें इसको रीजनल वाइज डिवाइड करने की भी जरूरत है। तो यहाँ पे रीजनल वाइज 8 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं इन द 4 रीजन। कौन कौन से रीजन है? अफ्रीका रीजन, एशिया एंड पैसिफिक, यूरोप एंड अदर, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। ओके, तो अफ्रीका रीजन के लिए घाना एंड सेशल्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, वहीं साउथ सुडान एंड कॉमरोस वाइस चेयर आपको देखने को मिलेंगे।
एशिया एंड पैसिफिक के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका वाइस प्रेसिडेंट है, वहीं यूएई एंड पापुआ न्यू गिनी वाइस चेयर है। यूरोप एंड अदर एरिया के लिए जर्मनी एंड इटली वाइस प्रेसिडेंट है, ग्रीस एंड नॉर्वे वाइस चेयर है। एंड लैटिन अमेरिकन कैरेबियन कंट्रीज के लिए ग्रेनेडा एंड सूरीनाम ये आपको देखने को मिलेंगे वाइस प्रेसिडेंट, एंड जमाइका एंड हैती ये आपको वाइस चेयर देखने को मिलेंगे। तो यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा बस याद रखने की कोशिश करना। ना बात करते हैं इंडिया के कमिटमेंट्स। जैसे कि आपका भी कमिटमेंट होगा कि इस साल तो मुझे सरकारी नौकरी लेनी ही है, अगले साल तक इंटरव्यू में अपीयर होना ही है, वैसे ही यहाँ पे इंडिया के भी कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है इंडिया का? पहला है कि हमें 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, वो भी नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करनी है बाय द 2030। नेक्स्ट है इंडिया का एक और कमिटमेंट है कि हमें जो टोटल एमिशन होता है उसको 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करना है बाय द 2030। हमारा जो इमिशन इंटेंसिटी है वो 45% रिड्यूस करना है ऑफ द जीडीपी बाय द 2030। और इंडिया का टारगेट है कि नेट कार्बन एमिशन हमें जीरो करना है बाय द 2070। ये इंडिया के कुछ कमिटमेंट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार हम कल का जो करंट अफेयर्स 3 एंड 4 ऑफ नवंबर का हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लीडरशिप अपडेट, मतलब कौन कौन अपॉइंट हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है डॉक्टर जैकलीन डेरोस ह्यूजेस, इन्हें रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का। प्रवीणा राय, इन्हें एमसीएक्स का सीईओ एंड एमडी बनाया गया है। केशव चंद्र, इन्हें एनडीएमसी का चेयरमैन बनाया गया है। एंड रुशान अब्बास, ये इलेक्ट हुई हैं चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड उइगर कांग्रेस। इन सारी बातों को हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया था। स्पोर्ट अपडेट में हमने क्या देखा था कि रविंद्र जडेजा 5th नंबर के इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं। फिर हमने देखा था कि दुर्गेश अरियाना जूलॉजिकल पार्क इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है जिसको आईजीबीसी सर्टिफिकेशन दिया गया है। फिर हमने देखा था कि जो ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या ध्यानचंद्र अवार्ड है उसका नाम रिप्लेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा और रखा जाएगा अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। ये बात भी हमने कल डिस्कशन की थी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है यूएसए वज्र प्रहार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इंडिया और यूएसए के बीच की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी गई है। सिमिलर एक्सरसाइज गरुण शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है इंडोनेशिया जकार्ता। इसके अलावा हमने डिस्कशन किया था अबाउट द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट गोल्ड, और स्मार्ट गोल्ड क्या है, इसके जरिए आप 10 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड को परचेस कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। और इरडई ने यहाँ पे IFRS 17 इंप्लीमेंटेशन की डेडलाइन जो 2025 थी उसको बढ़ा के 2027 कर दिया है। ये सारी बातें हमने कल डिस्कशन की थी। इसके अलावा हमने देखा था अयोध्या दीप उत्सव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अयोध्या दीप उत्सव जो दिवाली के दिन हुआ था उसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम आया है। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोगों ने साथ में आरती परफॉर्म की थी, और दूसरा यहाँ पे 25 लाख दियों को जलाया गया था। इसके अलावा वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है इसे सेकेंड होम डिक्लेयर किया गया है एशियाटिक लायन का, जहां पे लायन सफारी की शुरुआत हुई है। तो ये कुछ रिकैप हमने देखा जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। आइए आज आते हैं वापस से अपने आज के करंट अफेयर्स पे, ठीक है। इनको भी आप पढ़ सकते हैं, ये सब ऑलरेडी डिस्कशन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ये तो बस इसलिए एड ऑन किया गया है जिससे आप एक बार रिवाइज कर सको। जैसे कि अक्टूबर मंथ में हमारा सबसे ज्यादा, अभी तक जब से यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया था ना, तब से अभी तक सबसे ज्यादा जो यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं वो अक्टूबर मंथ में हुए हैं 23.5 ट्रिलियन रुपीज के। अगर बात करें तो नेपाल ने 14 साल तक के जो कम उम्र के बच्चे उनको फ्री कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अनाउंसमेंट किया है। वहीं यहाँ पे रतन टाटा जी की बायोग्राफी को रिलीज किया गया है जिसके ऑथर कौन है, थॉमस मैथ्यू है। ओके जी, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। उसके पहले ये बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें लगभग आपको 50 to
70 बैंकिंग न्यूज मिलेंगी, मतलब जो भी आपका अक्टूबर मंथ का बैंकिंग करंट अफेयर्स था वो पूरा मिल जाएगा। इसके साथ साथ 150 टॉप 150 एमसीक्यू आपको इसमें मिल जाएंगे अक्टूबर मंथ के। ठीक है, तो ये जो मैगजीन आपको अवेलेबल हो जाएगी कहां पर, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। क्लास ओवर होने के बाद आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, वहां से इस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। क्लियर इतनी चीजें? तो केवल ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप फॉर एग्जांपल एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर मैगजीन को लेने के लिए, क्योंकि आपकी जो अभी हम मंथली जो मैगजीन पब्लिश करेंगे, आपको पता है ना 10 तारीख को हमारी मंथली मैगजीन आ ही जाती है। तो जो मंथली मैगजीन है उसमें जितना रिलेवेंट होगा आपके एसएससी के लिए वो बैंकिंग न्यूज वहां पे इंक्लूड कर दी जाएंगे। यहाँ पे न्यूज काफी ज्यादा है, लगभग 60 पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है तो एसएससी वाले जो एस्पिरेंट है इसको परचेस करने की कोशिश ना करें, ये मेरा सजेशन है। हाँ, अगर आप बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी के साथ तो डेफिनेटली आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। ये बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, अगर रेगुलेटरी बॉडी या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर है? डन इतनी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर एसएससी एस्पिरेंट और बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए स्टैटिक जीके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पिछले 5 सालों में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। और आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो जल्दी से एक काम कर दो, लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, चलिए अब अगला नाम हम देखेंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के बारे में, जिनका नाम क्या है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम है प्रभाबो सुबियांतो। और ऐसा बोला जा रहा है कि रिपब्लिक डे की परेड में हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे 2025 में, वो कौन होंगे? इंडोनेशिया के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्रभाबो सुबियांतो होंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के जो भारत में एज अ चीफ गेस्ट आ रहा है, ये 4th नंबर के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। पहली बार जब 1950 में 1950 में रिपब्लिक डे की परेड हुई थी तो इंडोनेशिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे सुकरानो, ये इंडिया में विजिट किए थे एज अ चीफ गेस्ट 1950 में। ठीक है, इसके अलावा 2018 में हमने क्या किया था, जो आशियान कंट्रीज है ना, 10 आशियान कंट्रीज है, उन सभी लोगों के लीडर्स को इनवाइट किया था रिपब्लिक डे की परेड में। तो उस समय जोको विडोडो जो है वो भारत में आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले हैं, ये 4th नंबर के इंडोनेशियन प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे जो इंडिया में विजिट करने वाले हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि रिपब्लिक डे में यही हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको मैंने कुछ समय पहले बताया था, जब इंडोनेशिया में इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो इंडिया की तरह हम भी मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो भारत की मिड डे मील स्कीम आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस की जा रही है। इतना ही नहीं, आपका जो उल्लास प्रोग्राम है, उल्लास प्रोग्राम जो कि एडल्ट एजुकेशन पे बातें करता है कि 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो किसी भी वजह से जिन्होंने एजुकेशन को छोड़ दिया है तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो उल्लास प्रोग्राम इंडिया का प्रोग्राम है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। प्रभाबो सुबियांतो प्रेसिडेंट मिल जाएंगे, करेंसी रुपया है। और आपको मैं बता दूं कि एशिया की ही नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया ही है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट नाम राजेश कुमार का। राजेश कुमार जी हमारे देश के नए डिफेंस सेक्रेटरी, मतलब रक्षा सचिव बन चुके हैं और ये 40th नंबर के डिफेंस सेक्रेटरी आपको मिलेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है गिरिधर अरमाने को। किसको रिप्लेस किया है? गिरिधर अरमाने को। और इसके पहले ये सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में, मतलब डीपीआईआईटी में। और राजेश कुमार जी अब डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। अब रिसेंटली कुछ और अपॉइंटमेंट हुई थी तो जल्दी से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जो मुख्य सचिव हैं वो किसे बनाया गया है? पीके मिश्रा को बनाया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी आपको टीवी सोमनाथन देखने को मिल जाएंगे। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र। और होम सेक्रेटरी आपको गोविंद मोहन देखने को मिलेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन 2025। AFI का मतलब है अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। ठीक है, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसने अमेरिकन फिल्म सेक्टर में काफी ज्यादा काम किया है, उनको AFI लाइफ टाइम या लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1967 में की थी। कब की गई थी? 1967 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो कब होगी? अप्रैल मंथ में 2025 में होगी। कहां पर? डॉल्बी थिएटर में। और इसके लिए जो नाम चुना गया है वो है फ्रांसिस फोर्ड कोपला। ठीक है, फ्रांसिस फोर्ड कोपला इज सेट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और ये 50th नंबर के रेसिपेंट होंगे जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये देख रहे हैं आप, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है अनीश सरकार। ये 3 साल के हैं, 3 साल 8 महीने और 19 दिन के। ठीक है, मतलब काफी छोटे हैं, लेकिन ये यंगेस्ट आपको देखने को मिलेंगे फिडे चेस प्लेयर रेटेड। तो अनीश सरकार जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, हैज बिकम द यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनकी जो फिडे रेटिंग है वो 1555 आपको देखने को मिल जाएगी। फिडे का हेडक्वार्टर, फिडे मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि अनीश सरकार जो रिसेंटली न्यूज में है वो किस स्पोर्ट से है? तो ये देखो आप, चेस प्लेयर है। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ओके, डन। नेक्स्ट नाम आता है इतारू उतानी। इतारू उतानी, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है इंडिया यामाहा मोटर का। इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 30 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में। और इंडिया यामाहा मोटर के चेयरमैन कौन बने हैं? इतारू उतानी बने हैं। इनका पर्पस है कि हमारे देश में जो टू व्हीलर्स हैं उनको और भी ज्यादा स्टाइलिश करना है और इंडियन कंज्यूमर्स को अलाइन करना है विद यामाहा प्रोडक्ट, इसलिए इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। ओके जी, डन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमने देख लिए। अब कुछ और बातें हमें डिस्कस करनी है। स्टेट न्यूज पे हम बात करेंगे, बैंकिंग न्यूज पे हम बात करेंगे, और कुछ एप्लीकेशन, एक NSE ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात IMF के बारे में। IMF क्या कहता है कि इंडिया टू ओवरटेक जापान एज अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। अभी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंटली जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो USA है। USA के बाद चाइना, चाइना के बाद जर्मनी, फिर जापान और फिर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन IMF कहता है कि 2025 तक, मतलब आने वाले समय तक, इंडिया जो है वो 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और वो जापान को ओवरटेक कर लेगी। मतलब आने वाले समय में USA, चाइना, जर्मनी के बाद जापान वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। ऐसा कौन कहता है? IMF कहता है। ये IMF का प्रोडक्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये प्रोडक्शन आपको 2025 के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें तो अभी टॉप पर कौन है और आगे भी कौन टॉप पर रहेगा? USA की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है और USA की जो GDP है वो $29,840 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जिसमें आप घर बैठे ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट, मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट हम अप्लाई करते हैं ना जब किसी व्यक्ति की हमारे परिवार में डेथ हो जाती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से, जिसका नाम है CRS मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्रिपेयर किया है, किसने प्रिपेयर किया है इसको? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने। इसका पर्पस ये है कि जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है ना हमें, आपके यहाँ भी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका, नगर परिषद होती है, हमें वहां पे जाना होता है, फिर बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं, उसके बाद कहीं जाके बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो बहुत टाइम प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसको रिड्यूस करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है डिजिटल इंडिया विजन, और डिजिटल इंडिया विजन को अगर आपको प्रमोट करना तो धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में हमें इस तरीके के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट तो होगी। और कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो हर एक व्यक्ति किसी भी लोकेशन से अपनी भाषा में डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है और उसको डाउनलोड भी कर सकता है इजिली। ओके है जी। नेक्स्ट, NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट अपनी अपडेट की है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है एनएसई इंडिया। तो एनएसई इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और अपनी वेबसाइट को एक्सपांड किया है, मतलब 12 नई भाषाओं को जोड़ा है, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, किसी भी लैंग्वेज को जानता है, तो वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सके। इसलिए 12 और भाषाओं को एड ऑन किया गया है, जिसमें असमी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश के अलावा मराठी, गुजराती आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसका पर्पस है कि और भी ज्यादा फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बूस्ट करना, जिससे मिलियन ऑफ यूजर्स या मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ठीक है, एनएसई के एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दो एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुई हैं, दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब राजस्थान गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है कि वो लोग राजस्थान में आए और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे राजस्थान की इकोनॉमी इनहांस हो, राजस्थान की इकोनॉमी बूस्ट हो। सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो कि 9 से लेकर 11 ऑफ दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एंड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम अहेड ऑफ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। पर्पस क्लियर है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, और स्पेशली इनका फोकस रहेगा सनराइज सेक्टर, मतलब एरोस्पेस, डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक एंड वेस्ट रिसाइकलिंग में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर कैपिटल मिल जाएगी, भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नमेंट कौन है? हरिबाबू बागड़े हैं। और लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का इन द टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? राजस्थान ही तो है। अब है दीपम 2.0 स्कीम। तो दीपम स्कीम किसकी है? ये स्कीम आंध्र प्रदेश की मिलेगी। ये आंध्र प्रदेश के सीएम देखने को मिल रहे हैं जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने दीपम 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सुपर 6 प्रोमिसेस इनिशिएटिव। इनका पर्पस है कि जो आंध्र प्रदेश की फीमेल हैं उनको एक अच्छी लाइफ देना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, जिससे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी रिड्यूस हो सके। इस स्कीम के अंदर फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एलिजिबल फैमिलीज होंगी, एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे, जिससे उनकी क्वालिटी और भी ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। ठीक है, इसलिए दीपम 2.0 स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। गुजरात का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो गुजरात का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर लॉन्च किया गया है? पिपलाज इन अहमदाबाद सिटी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपको देखने को मिलेगा और इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? 375 करोड़ रुपीस है। ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एंड जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का। इसके अंदर क्या किया जाएगा? डेली 1000 मेट्रिक टन पर डे 1000 मेट्रिक टन को रिसाइकल किया जाएगा और इससे प्रोड्यूस की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी 15 मेगावाट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो गुजरात का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया गया है। चलिए अब यहाँ पे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं, हम अपना ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हो गया, आकाश मिसाइल सिस्टम हो गया, ब्रह्मोस आकाश के बाद हमारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हो गया, हम सारी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया का डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करें 2023-24 में, यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 2023-24 में जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है वो 21,000 करोड़ रुपीस, मतलब $2.63 बिलियन है, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 32.5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और अर्मेनिया जो है वो इंडिया का लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि अभी जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अभी कौन कौन से क्राइसिस चल रहे हैं, और अर्मेनिया और अजरबैजान का क्राइसिस भी आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, राइट। और यहाँ पे अर्मेनिया अभी तक क्या करता था, 2011 से लेकर 2020 तक
अर्मेनिया का जो 98% डिफेंस वो परचेस करता था वो रशिया से करता था, और रशिया अभी यूक्रेन के साथ एंगेज है, राइट। तो यहाँ पे अर्मेनिया अब भारत से प्रोक्योर कर रहा है, इसलिए इंडिया का लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपको कौन देखने को मिलेगा? अर्मेनिया। इनफैक्ट अर्मेनिया वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने इंडिया के आकाश आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को परचेज किया था 2022 में। पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भी अर्मेनिया ने प्रक्योर किया, जो कि इंडिया का एक सिस्टम है। तो अर्मेनिया जो है वो इंडिया का लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा है। 2022-23 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था? 15,918 करोड़ था, लेकिन अब 21,083 करोड़ हो चुका है, राइट। तो लगातार हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एंड आज की लास्ट न्यूज, यहां पर आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा, ब्रेट। ठीक है, जो एकदम बिगड़ैल टाइप के बच्चे होते हैं, मिसबिहेव बच्चे होते हैं, जो बिगड़ैल टाइप के बच्चे होते हैं वो ब्रेट कहलाते हैं। लेकिन इस वर्ड को रीडिफाइन किया गया है और इसका पर्पस अब कर दिया गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट। और कोलन डिक्शनरी ने ब्रेट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। और इस वर्ड को रीडिफाइन करने का काम एक ब्रिटिश सिंगर है जिनका नाम है चार्ली XCX। इन्होंने इसे रीडिफाइन किया हुआ है। डन इतनी चीजें? ओके जी। चलिए अब बारी आती है आपकी। यहां पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सबसे पहले गरुण शक्ति एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है और ये जकार्ता में हो रही है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कल हम लोगों ने काफी सारी एक्सरसाइज के बारे में बात की थी। तो गरुण शक्ति एक्सरसाइज जो है वो डेफिनेटली इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होती है और जकार्ता में हो रही। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसकी PDF तो अवेलेबल होगी, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है उनकी एक छोटी सी लिस्ट है, ठीक है, जिसमें मालाबार एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट है इन रेसलिंग, इंडियाज मानसी अहलावत। ठीक है, मानसी अहलावत जो कि एक रेसलर है और रिसेंटली ये न्यूज में है क्योंकि इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप अल्बेनिया में ब्रोंज मेडल जीता है। पूछा जा रहा है किस कैटेगरी में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 59 kg कैटेगरी। हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो 2024 से 2026 तक के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ऑप्शन ए। Where is the first Asian Buddhist Summit being held? तो पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट नई दिल्ली में होगी और इसकी चीफ गेस्ट कौन होंगी? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो थीम आपको देखने को मिलेगी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया, ये आपको देखने को मिल जाएगी थीम। अब यहाँ पे अयोध्या, उत्तर प्रदेश, अयोध्या को 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम मेंशन किया गया है ड्यूरिंग द 8th एडिशन ऑफ दीपोत्सव फेस्टिवल। तो या दीपोत्सव के समय 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने साथ में मिलकर आरती परफॉर्म की थी और यहाँ पे ऑयल लैम्प को लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑयल लैम्प्स का किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which state government recently launched दीपम 2.0 स्कीम, जिसके अंदर फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिशियरीज को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक स्कैम न्यूज में है जिसका नाम है हिबॉक्स मोबाइल ऐप स्कैम। अब इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उन्होंने काफी ज्यादा इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया कि इसमें आप आके इन्वेस्टमेंट करो और बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में लोगों को रिटर्न मिला, उसके बाद सब गायब हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। ठीक है, तो इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है अ स्कीम दैट प्रॉमिस एक्सट्रीमली हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वीगन डे हमने 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया था, ठीक है, इसकी थीम क्या है? मैनी लाइफ्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है MCX की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन बन गई है? तो आप सभी को मैंने कल डिस्कशन किया था, प्रवीणा राय का नाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। राजेश कुमार सिंह ये हमारे डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो गिरिधर अरमाने जी को इन्होंने सक्सीड करने का काम किया है, रिप्लेस करने का काम किया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एट जस्ट 18 ईयर ओल्ड, 18 साल की उम्र में नीमा रिंजी शेरपा, इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है और ये यंगेस्ट क्लाइंबर बन गए हैं। 14 ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन को इन्होंने समिट किया है। ठीक है,
पूछा जा रहा है कि ये जो नीमा और इंजी शेरपा हैं ये कहाँ से हैं, तो आंसर हो जाएगा नेपाल से हैं। और ये यंगेस्ट माउंटेनियर या फिर यंगेस्ट क्लाइमर हैं जिन्होंने वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन 14 टॉलेस्ट माउंटेन को समिट किया है, फतेह हासिल की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज आपको एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है जहां पर हम अक्टूबर मंथ की सभी बैंकिंग इवेंट्स को, बैंकिंग न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा अक्टूबर मंथ आज आपका रिवाइज हो जाएगा बैंकिंग करंट अफेयर्स का। ओके जी, सो टेक केयर एंड बाय बाय।